Let me just welcome you in our real-time interaction in this physics class. This is Leonardo Cap, and I haven't asked you to subscribe my channel, neither share my channel. तो ऐसा मत समझना कि मैं अगर तुम्हें नहीं पूछ रहा हूँ तो तुम्हें सब्सक्राइब भी नहीं करना, तुम्हें शेयर भी नहीं करना, बस देख के छोड़ देना है। मैं तुमसे ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को पूरी तरह से कम्प्लीटली देखो, बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग एंड एज वेल एज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू. So I assume that you have gone through my previous lectures और तुम्हें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में. पिछले वीडियो में मैंने बात किया था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और मैं किस तरह से ग्राफ से ही बताया था कि चीज़ें किस तरह से होती है और न्यूटन्स इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी टाइम में किसी भी पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं y एंड x उसे फिगर आउट कर सकते हैं. Well, in this video, we will do something little bit different. Different in the sense that we will try to understand this F is equal to ma situation. जैसे न्यूटन ने कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा. और अगर आपको याद होगा कि हमने इसी इक्वेशन की हेल्प से सारे के सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था. तो उसमें हमने बस ये कहा था कोई बॉडी पे एक्सेलरेशन हो रहा है तब क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर सेवरल टाइम्स एंड सो ऑन. और उस चीज़ पे हम बेसिकली डिफरेंट सिनेरियो में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. आज हम ये जानते हैं कि जो फोर्सेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो बॉडी पे कैसे कैसे एक्ट करते हैं. तो हम जो शुरुआत करेंगे फर्स्ट हमारी जो आती है हमारे टूल बॉक्स में जो पहला फोर्स है उसे हम कहेंगे नॉर्मल फोर्स. दिस फोर्स एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय m. और ये जो फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स, बेसिकली व्हेनेवर दिस फोर्स इज एक्चुअली एक्टिंग ऑन बॉडी इफ इट्स ऑन सम सरफेस. फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई एक बॉडी है जो एक ये सरफेस है आपका, हम अभी जो बात कर रहे हैं हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा क्या है, जीरो है. आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे कि फ्रिक्शन है या नहीं है. वी डोंट केयर अबाउट राइट नाउ फ्रिक्शन फोर्स. So if we don't have this friction force, तब क्या हम बोलेंगे कि सरफेस हमारा क्या है, स्मूथ है. Well, this is your surface and right now I have this object having mass m. तो जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास मास है तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जैसे हमने कहा था ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड. तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी you have some weight एंड वेट इज इक्वल टू नथिंग बट m इंटू जी. तो वेट जो होगा ऑब्जेक्ट का वो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ होगा. पर इसे आप देख रहे हो कि सपोज ये तुम्हारा टेबल है तो ये तो है नहीं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इससे गिर जाता है. इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस पर तो फोर्स लगा रहा है. तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या करेगा, वो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा डेट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. और ये जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. नाउ देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन. जब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या होती है, कोई एक्सेलरेशन है, कोई कहीं नहीं जा रहा है. जैसे कि तुम्हारे टेबल में बुक रखी हुई है तो कोई चीज़ कहीं मूव नहीं कर रही है. जब कोई भी चीज़ कहीं मूव नहीं कर रही हो तो हम ये कहेंगे कि दिस इज इन इक्विलिब्रियम. सो द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज मेरा एक्सेलरेशन क्या है, वो है जीरो. तो नेट एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है. सो जब भी हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को करते हैं हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास कौन कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है. वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी और हमेशा ये देखना पड़ता है किस बॉडी की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इस एक नंबर की बॉडी की. वी डोंट केयर अबाउट दिस सरफेस राइट नाउ. तो हमें इस बॉडी के बारे में बात करना है. तो मैंने ये कहा कि ये बॉडी के बारे में जब तुम बात कर रहे हो, चलो भाई ठीक है, बात तो तुमने किया. तो m डाउनवर्ड लग रहा है, w इज इक्वल टू वेट होगा. वेट को जो बैलेंस कर रहा है वो ये सरफेस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर में लगाएगा नॉर्मल फोर्स. सो नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो इन दोनों सरफेस के बीच के परपेंडिकुलर का होना चाहिए. तो n इज इक्वल टू एम जी. तो टोटल फोर्स मेरा क्या हो गया, n माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज योर नेट फोर्स. It has to equal with ma, but there is no any acceleration, therefore acceleration is zero. So n is equal to mg. ये एक सिंपल केस था और सिंपल केस में तुम्हें क्या मिलेगा, n is equal to mg. बहुत ही इंटरेस्टिंग था केस. अब आते हैं कुछ डिफरेंट, नॉट डिफरेंट फोर्स बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में क्या होगा, सपोज कि हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है और यहाँ रखी हुई है तुम्हारी एन, तो ये क्या होगा हमारा सा एन नीचे होगा। जब ये कर्व्ड सरफेस होगा तो इसमें क्या होगा, एक सेंटर होगा, ठीक है, ये सेंटर होगा। तो जो ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, मैं जैसे कहा मैंने कि ये जी हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, तो नॉर्मल इज इक्वल टू जी। अगर मेरा जो ये लाइन है, इस लाइन पे जो रखा हुआ है ये बिल्कुल फ्लैट है और ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, ऑब्जेक्ट कंपेरेटिबल टू दिस वन, दिस विल अगेन इक्वल टू एम जी। बट क्या अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो सेम चीज होगा? नहीं, बिकॉज यू नो द नॉर्मल विल एक्टिंग लाइक दिस। और जो भी चीज किसी भी कर्व्ड सरफेस पे या कोई सपोज सर्कल ही मान लो मैंने यहां पे रखा, तो ये क्या होगा, जो भी चीज परपेंडिकुलर होगा वो इसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। प्लस ये जो परपेंडिकुलर होगा ये तभी हो सकता है जब ये जो लाइन है वो हमेशा सेंटर से जाए। ये लाइन को पास कहां से होना है, इस सेंटर से पास होना है। अब मैंने कहा कि ये जो है ये मेरा अर्थ नहीं है, ये मेरा कोई एक बॉल है, बॉल के ऊपर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो देयरफॉर दिस ऑल द थिंग्स आर इन प्लेन सरफेस। तो ये ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो अगेन इस तरफ होगा। ओके, तो अब तुम देख सकते हो यहां पर ये वेक्टर हुआ एक, क्योंकि वेट हमारा एक वेक्टर है और नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, इस तरफ को लग रहा है, ठीक। तो मैं यहां क्या कर सकता हूं कि ये जो चीज है वो कोई एंगल बना रहा है इससे, तो मे बी सपोज दिस एंगल इज योर थीटा। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, एक जो इसे बैलेंस करेगा और एक ये जो होगा इस परपेंडिकुलर, क्योंकि बिकॉज दिस गाय इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये जो वेक्टर होगा वो कंप्लीट टेंजेंशियल वेक्टर होगा और ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। ये जो वेक्टर होगा वो बैलेंस करेगा किसको, एन को। तो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या बना रहा है, इस पे इसके साथ थीटा बना रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू कॉस थीटा। अगेन मैं लिख सकता हूं माइनस एन या एन माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, स्टिल मैं ये कहा कि देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन। अगर दोनों को चिपका के रखा हुआ किसी भी तरह से, आई डोंट नो, मे बी ये क्या होगा, इसके पास कुछ ऐसा सरफेस है जो इसे बांध के रखा है, चलो बांध लिया मैंने। ओके, तो अगर तुम्हारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो नॉर्मल फोर्स तुम्हारे इसके इक्वल होना पड़ेगा, तभी जो तुम्हारे पास क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी जिसे हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कहीं सरक नहीं रहा है, कहीं खिसक नहीं रहा है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। डब्ल्यू इज ऑलवेज दिस साइड, तो डब्ल्यू का जो एक फोर्स होगा, एक कंपोनेंट होगा, वो किसके तरफ है यहाँ, ठीक है। तो इस हिसाब से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। नॉर्मल फोर्स होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन फॉर कर्व्ड सरफेस इट विल बी डिफरेंट, फॉर अदर सरफेस इट विल बी डिफरेंट। नाउ अनदर थिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, जो सरफेस के बीच में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स कहने का मतलब क्या होता है, ये हो गई हमारी नॉर्मल फोर्स। लेट्स टॉक अबाउट दिस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, आई विल टॉक अबाउट इन डिटेल बट नॉट राइट नाउ। फ्रिक्शन फोर्स, अगर तुम्हारे पास कोई एक सरफेस है, ओके, जो फ्रिक्शन और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव करेगा, देन फ्रिक्शन फोर्स का जो नेचर होता है वो होता है कि इसके मोशन को हमेशा अपोज करना। मे बी ये ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा क्या, मैं इन दोनों के बीच में लगूंगा और इस साइड ऑपोजिट साइड लगूंगा। दिस इज द नेचर ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स, बट आई एम नॉट गोइंग इन वेरी डिटेल, बट आई एम जस्ट सिंपली गिविंग यू द आइडिया ऑफ फोर्सेस। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अपोज करेगा मोशन को एंड इट इज बिटवीन द सर्फेसेस। ओके, अब आते हैं, हम बात करते हैं एक सिनारियो की कि हमारे पास अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तो वहां हम फोर्सेस किस तरह से फिगर आउट करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारी रस्सी से या फिर रस्सी से बंधी हुई है, इस तरह से लटक रहा है। मे बी तुम्हारे पास कोई एक पोल है और पोल से एक रस्सी बंधी हुई है इस तरह से, और कोई इसको इस तरफ खींच रहा है, कोई इसको इस तरफ खींच रहा है, ठीक, क्योंकि ये रस्सी इस तरफ कोई घुमा रहा है, मे बी पोल को ऐसे खींच रहा है। मे बी देयर आर सम अदर सिनारियो के तुम्हारे पास एक पुली है और पुली से दो ऑब्जेक्ट टंगे हुए हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा बहुत टाइम लोग पहले के टाइम में जब
पानी पीने के लिए या नहाने के लिए जब कुआं का इस्तेमाल करता था, इट इज़ कॉल्ड वेल, तो उस टाइम में क्या होते, पुली बंदी भी रहती थी और उस पुली के साथ पुली के वो रस्सी बांध के वो खींचते थे। देयर इज अ बकेट देयर, और बकेट से वो पानी निकालते थे। वेल, देयर इज अ मैनी एप्लीकेशन ऑफ पुली। तो वेल, आई एम स्टेटिंग हियर दैट देयर इज अ रोप के साथ वो हो जाए कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, देयर इज अ पुली। मे बी रोप जो है वो क्या है कि किसी बैम्बू से या फिर किसी पिलर से बंधा हुआ है, तो उसे कोई पकड़ खींच रहा है। मे बी कोई रोप है, इसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं, स्ट्रिंग के साथ कोई मास हैंग कर रहा है, ठीक है। तो इन सब जब भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग होगा तो देयर इज अ फोर्स, इट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन। भाई मेरे को टेंशन हो गया एकदम, बिल्कुल, तो ये टेंशन फोर्स है। इट इज ऑल्सो अ फोर्स, वी आर कॉलिंग इट एज एन टेंशन फोर्स। Okay, you can maybe call as rope force or maybe some different force, but the idea is same, there is a tension. Now in all that thing we assume that this is massless. अगर मेरा मास जीरो है टेंशन में, तो हम ये कहेंगे कि जहां जहां massless, mass is not equal to zero, it's something that it's nearly zero. Okay, we cannot say that the mass is absolutely zero. It's completely, it's near to zero. Maybe this mass will be 0.00000001. okay, this much amount of mass. So we are neglecting the mass of the string. तो जब तुम्हारे पास स्ट्रिंग होगा तो उसमें जो टेंशन फोर्स लगेगा एंड दिस इज मासलेस, तो ईच एंड एवरी पॉइंट जो होगा, जो टेंशन होगा, जो फोर्स होगा स्ट्रिंग का, वो क्या होगा, सेम होगा। मीन्स कि इफ अगर ये टेंशन यहाँ है तो सेम टेंशन क्या होगा, इस तरफ भी लगेगा, इस तरफ भी लगेगा। हर एक पॉइंट पे जो फोर्स का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ मासलेस। इट्स नॉट चेंजिंग विथ लेंथ, इट्स नॉट चेंजिंग विथ अनदर थिंग। we will also see that अगर mass is not zero, अगर mass completely मेरा zero नहीं हुआ, means it's not massless, it has some mass, तब क्या होगा कि जो फोर्स है वो इसके लेंथ के साथ चेंज होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो उस केस को भी हम एनालाइज करेंगे किस तरह से चीजें होती है। वेल, टुडे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग द इक्वेशन ऑफ यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो पहले मैंने देखा एक नॉर्मल फोर्स को, और फिर मैंने देखा कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे फोर्स क्या लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंशन। एंड अनदर थिंग हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हमने चेक किया कि व्हाट इज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम स्टैटिक केस। एक होती है स्टैटिक केस, एक होती है डायनामिकल केस। स्टैटिक केस मतलब क्या होता है, जहां तुम्हारी एक्सीलरेशन जीरो है, मींस ऑल द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम केस। ऐसे टेबल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जितने भी फोर्स लगे वो इस तरह से लगे, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक केस वेयर एक्सीलरेशन इज योर जीरो। नाउ कम टू द डायनामिकल केस। डायनामिकल केस में वी हैव सम एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तब हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये स्लाइड कर रहा है किसी प्लेन पे, तो क्या होगा, सपोज ये प्लेन में कोई फ्रिक्शन नहीं है और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो मेरा जॉब ये है कि हमें फाइंड आउट करना व्हाट इज द एक्सेलरेशन देयर। दिस इज आवर जॉब टू फाइंड द एक्सेलरेशन। वी कैन नॉट जस्ट राइट हियर x is equal to ut plus half at square. Well, this we can also write here, but in some sense that we have to find what is u, what is the acceleration. Now the job is that there is a force, तो फोर्स इसमें लग रहा है। अब एक्सेलरेशन को हम जी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज क्यों, मैंने बताया था, कल ही मैंने बात किया था जब हम कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन को। दिस इज समथिंग, इट हैज एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, सम कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। अगर हम एक्स और वाई की बात करें यहां पे, अब मैंने क्या काम कर दिया, एक्स और वाई इस तरफ ले लिया, ये तुम्हारा एक्स है, मे बी ये तुम्हारा वाई है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस डायरेक्शन में एक्स क्या होगा। सिंस एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, बट ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस तरफ है, मेरे को ये पता नहीं कि एक्सेलरेशन इधर क्या होगा, ए एक्स की वैल्यू पता नहीं है। और ये जो ए एक्स आएगा वो क्या होगा, वो कुछ कंपोनेंट होगा जो जी के साथ मिक्सअप होगा। अब कितना कंपोनेंट होगा, बिकॉज इट्स इन सम आर्बिट्री डायरेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक्स वाई है, अब एक्स वाई बिल्कुल टेढ़ा हो गया, ये क्या हो गया, रोटेट करके इस तरफ आ गया। देन देयर विल बी सम कंपोनेंट। अब ये हॉरिजॉन्टली नहीं है,
कि बस इसमें तो भाई जी लग रहा है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स में क्या हो रहा है। नाउ थिंग्स आर, ये टिल्ट हो चुका है, तो देयर विल बी सम कंपोनेंट व्हिच इज कनेक्टेड विद दिस जी। तब हम कैसे क्या काम करेंगे, तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से, जब अगर मेरे को पता चल गया ए, तब मैं इस इक्वेशन की हेल्प से ये बता सकता हूं कि ये किस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। मे बी इस डिस्टेंस पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी हियर, व्हाट इज द वेलोसिटी देयर। तो दैट इज द जॉब ऑफ दिस इक्वेशन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, with the help of equation of with the help of Newton's second law, we have to find what are the forces acting on this object. तो हमारा जॉब यह है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। So these are two cases, static case and dynamical case. तो अब हम एक सिंपल ऑब्जेक्ट को पहले एनालाइज करेंगे। सिंपल ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है कि सपोज, चलो इस ऑब्जेक्ट को ही ट्राई करते हैं। मे बी देयर इज अ मास, ये तुम्हारा एक प्लेन है, इसका ये जो है ना बिल्कुल रिजिड है, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। और ये जो सरफेस है ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से मीन्स ग्राउंड से एंगल बना रहा है थीटा का। एंड दिस इज एन स्मूथ सरफेस, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई फोर्स अपोज नहीं कर रहा। तो जब ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट तो इधर से ही आएगा। तो मैं अस्यूम किया कि एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो जब भी हम फोर्स लेते हैं तो हम पहले ये सेलेक्ट करते हैं तुम्हें कौन सा ऑब्जेक्ट को देखना है। मैं को इस ऑब्जेक्ट को देखना है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट हैज नो डायमेंशन। हम डायमेंशन को ज्योमेट्री को कंसीडर यहां नहीं करते हैं, यहां ये कंसीडर करते हैं कि चलो भाई ये जो डायमेंशन है बिल्कुल एक पॉइंट पार्टिकल की तरह आ गया, दिस इज एन पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बनाते हैं इसका। फ्री बॉडी डायग्राम में ये होता है कि अब देखो इस पे कितना सारा फोर्स, बॉडी डायग्राम कर दो या फ्री बॉडी डायग्राम कर दो। अब इस पे देखो कौन सा फोर्स लग रहा है। पहले नीचे की तरफ जी लग रहा है, मीन्स नीचे की तरफ इसका वेट इज इक्वल टू mg। अब ये जिस सरफेस पे है, मैंने क्या कहा था, जिस सरफेस पे, वो सरफेस क्या करेगा, इस पे एक फोर्स देगा। ये फोर्स कितना होगा, नॉर्मल की तरफ होगा। तो ये नॉर्मल यहां चला गया, वेरी गुड। अब देखो यहां दो वेक्टर है, W इज इक्वल टू mg, यहां पे हो गया एक वेक्टर n, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज अ डायरेक्शन डिपेंडेंट। तो मेरे को चाहिए कुछ कि ये जो n है इसे कुछ बैलेंस करें, बिकॉज आई वांट टू आल्सो फाइंड व्हाट्स योर n, है ना। मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो इस वेक्टर को कौन सा बैलेंस करेगा, ये वाला वेक्टर बैलेंस करेगा। अब मैं ये पहले कह रहा हूं कि इस डायरेक्शन में कोई मोशन है क्या, नहीं, द एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि अब मेरा जो फ्रेम है वो मेरा फ्रेम एक्स वाई ये वाला नहीं है, एक्स वाई हम इस डायरेक्शन में मत सोचना, ये वाला फ्रेम नहीं है। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, अब मेरा वाई यहां है, एक्स यहां है, ठीक। तो ये सिर्फ कंटिन्यूसली एक्स के डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, बट x is now tilted, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। therefore whatever the acceleration is, it's because of this g। तो यहां पे तुम ये नहीं बोल सकते हो कि भाई x है तो चलो ठीक है, इसमें तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो मैं देखना पड़ेगा y का। now there is no any motion in y direction, there is everything happens in this direction, x direction। अब मैं इस फ्रेम को चेंज कर सकता हूं, या तुम बोलोगे कि चलो भाई मैं यहां पे हूं, मैं यहां से देखना चाहता हूं कि वो क्या होगा, या फिर तुम ये कहोगे चलो भाई इसको इस टाइप से रख देता हूं कि मेरी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो इस तरह से है, तो इस डायरेक्शन में a क्या होगा, a इन x डायरेक्शन, इस तरह से मैं देख रहा हूं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली, वेयर यू आर और वेयर यू आर नॉट। तो मेरे को देखना है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या होगा। सो ये वेक्टर इस वेक्टर को प्रोड्यूस ये करेगा, बैलेंस करेगा। तो मैं कैसे फिगर आउट करूंगा। अब तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखो यहाँ, सपोज के मैं ये इसके पैरेलल यहाँ बना लेता हूँ, ये क्या होगी मेरी 90 हो गई, ओके, ये थीटा हो गया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो ये जो वेक्टर है वो वेक्टर क्या पैरेलल है इसके, है ना। तो ये जो एंगल बनाएगा वो इस डायरेक्शन से, बिकॉज ये जो वेक्टर है वो क्या हो रहा है, जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट किधर करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा। और इस वेक्टर के साथ जो ये एंगल बनाना वो कितना बना है 90 माइनस थीटा। ओके, तो अब तुम देखो ये तुम्हारा क्या है x था, ये तुम्हारा क्या है y था।
एक्स वाई, और जो तुम्हारा एक वेक्टर है वो क्या है, ये डब्लू, ये वाला डब्लू, डब्लू एक्स के साथ कितना बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो मैं यहां क्या बोलूंगा डब्लू कॉस 90 माइनस थीटा, और यहां क्या होगा डब्लू साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से मैं लगा सकता हूं डब्लू का ये जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा डब्लू कॉस 90 माइनस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा डब्लू साइन 90 माइनस थीटा। और तुम ये भी कर सकते हो कि सिंस दिस इज द सेम लाइन, तो ये क्या है परपेंडिकुलर है इसके, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये क्या हो गया थीटा हो गया, बिकॉज दिस इज 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा डब्लू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा डब्लू साइन थीटा, बात बराबर है। I hope you understood this. Now this normal force is equated with W sin 90 minus theta, which is similar to W cos theta. तो नॉर्मल क्या आ गई मेरी W cos theta, और ये एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में है, और ये वेक्टर क्या है W sin theta, तो एक्सेलरेशन इज W sin theta, और W इज इक्वल टू क्या है, इट्स नथिंग बट द वेट, वेट इज mg, तो इसे मैं लिख सकता हूं mg cos थीटा, और इसे मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा। अब तुम कहोगे कि आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया और आप बात कर रहे हो इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम में कब आएगा जब इसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, मींस कि कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव नहीं कर रहा है, जिस पोजीशन पे है वो वही पोजीशन पे है, इट मीन्स कि इसके जो ऑपोजिट है, ये एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसके ऑपोजिट को एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसे बैलेंस करेगा, तो ये फोर्स मैं कहूंगा कि मे बी फ्रिक्शन फोर्स के रूप में लगेगा। तो तुम लिख सकते हो यहां mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू जीरो, द टोटल फोर्स, दिस इज योर टोटल फोर्स, ओके, दिस इज दिस वे एंड दिस इज योर फ्रिक्शन, ये दोनों अपोजिट है तो ये लिख दिया। अब अगर मैं ये कहा कि इस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, दिस इज योर जीरो, तो ये जो फोर्स है वो इसको बैलेंस कर रहा है, देन दिस विल बी ए स्टैटिक केस। और डायनेमिकल केस की बात करें, जब मेरे पास ये सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो A इज इक्वल टू mg साइन थीटा। सो आई होप you got it. Okay, sorry, this is your force, so this is not acceleration, this is your force, तो force यहाँ कितना लग रहा है ma, okay, so the acceleration will be g sin theta, you know acceleration doesn't depend on your body of mass of a body, the equation of motion जो हमने derive किया था, they doesn't depend on this mass, okay, so there will be no mass। तो अब तुम इजीली लगा सकते हो एक्सेलरेशन क्या था जी साइन थीटा, अब तुम इजीली इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने कहा कि मैं जो ये ऑब्जेक्ट रखा था वो जीरो था वेलोसिटी, तो u जीरो हो गई, प्लस हाफ ये जो ए जी साइन थीटा है वो तुम्हें आ गया जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर्ड। देयरफॉर एट एनी पॉइंट आई कैन कैलकुलेट फॉर सर्टेन टी, फॉर एग्जाम्पल जीरो में यहाँ जीरो होगा x, 1 सेकंड के बाद उसकी कोई वैल्यू आएगी, 2 सेकंड के बाद कुछ वैल्यू आएगी, 3 सेकंड के बाद कुछ वैल्यू आएगी। मैं ये भी कह सकता हूं कि जब इस पॉइंट पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो बताओ कितने टाइम के बाद ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टी साइन थीटा, ओके, ये भी कर सकते हो। तो या फिर तुम निकाल सकते हो कि अंतिम वेलोसिटी क्या होगी, अगर इसके पास कोई वेलोसिटी है, मे बी इसके पास u कुछ है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो तुम वहां निकाल सकते हो। तो दिस इज द वे वी कैन फाइंड ईच एंड एवरी इक्वेशन ऑफ मोशन विद दिस, एंड दैट इज द सिंपल वे टू फाइंड आउट व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। ज्यादा इंग्लिश बोल रहा हूं क्या लग रहा है? हाँ भूल रहे हो, हिंदी में भी आ जाओ, हिंदी में पढ़ा रहे हो, भूलना मत, है कि नहीं दोस्तों? हिंदी में पढ़ाओ या इंग्लिश में पढ़ाओ? चलो सर आप इंग्लिश में पढ़ा दो, अरे हिंदी में पढ़ाता हूँ। अच्छा, दूसरी जो क्वेश्चन ये आती है कि चलो भाई ठीक है, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इससे कोई स्ट्रिंग मैंने बांध रखा, सपोज ये कोई एंगल बना रहा है, यहां में भी थीटा, ये में भी थीटा, और मैंने ये कहा कि ये जो स्ट्रिंग है दोनों टी है,
अब ऐसे बंधा हुआ है कि इसे गिरने देना नहीं है। तो तुम बताओ कि कितना फोर्स कहां लग रहा है इस बॉडी पे। अरे यार ये टेंशन तो एक एंगल पे है, ये भी टेंशन एक एंगल पे है। तो पहले मेरे को पता है कि इसका अगर वेट है, कुछ ना कुछ वेट होगा, मे बी mg, नीचे की तरफ लग रहा है, एक वेक्टर नीचे की तरफ आ गया। तो ऑब्वियसली अगर ये कहीं मूव नहीं कर रहा है तो इस वेक्टर को कोई दूसरा वेक्टर क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा। तो दूसरा वेक्टर कहां से आएगा। तो चलो भाई ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दिस इज योर वेट, एक टेंशन इस तरफ को लग रहा है, एक टेंशन इस तरफ को लग रहा है। दिस इज योर लाइन। तो भाई ठीक है, ये थीटा थीटा लग रहा है। इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस तो भैया यही कर सकता है जो इस डायरेक्शन में होगा। तो t इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ये हो गई तुम्हारी t cos थीटा, ये हो गया तुम्हारा t sin थीटा, ये फिर हो गया t cos थीटा, ये हो गई तुम्हारी t sin थीटा। तो अब देखो इस w को दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो w इज इक्वल टू t sin थीटा प्लस t sin थीटा इज इक्वल टू 2t sin थीटा। और क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है, वो एक्सेलरेशन नहीं है, वो दिख रहा है मेरे को, बिकॉज अगर मैं नेट फोर्स निकालूं w माइनस 2t sin थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 0। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो देखा, इस तरह से हम चीजों को फिगर आउट करते हैं। अब बात आई इस हॉरिजॉन्टल की, ये भी तो टेंशन लग रहा है ना, इधर भी तो एक फोर्स लग रहा है ना, t cos थीटा। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, t cos थीटा यहाँ, t cos थीटा यहाँ। अब तो मैं ये भी बोल सकता है कि मे बी ये जो t है वो t नहीं है, ये t1 है, ये t2 है, ये थीटा है, वो थीटा2 है। तब क्या होगा, दिस इज योर होमवर्क। तब बताओ कि t1 की वैल्यू क्या होगी और t2 की वैल्यू क्या होगी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। तो ऑलवेज यू हैव टू थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कि इस वेक्टर को कौन बैलेंस कर रहा है, उस वेक्टर को कौन बैलेंस कर रहा है, ये जो वेक्टर इधर आएगा ये किसके साथ कितना एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा है। अगर तुम्हें ये चीजें आ गई तो फिर तुम इजीली फिगर आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स बॉडी डायग्राम, और वी कैन से फ्री बॉडी डायग्राम, आई डोंट नो, फ्री बॉडी डायग्राम। या चलो एक इंटरेस्टिंग केस ये बनाते हैं। जब हमने प्लेन का एक प्रॉब्लम कर ही लिया तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम यहाँ है। मे बी हम फ्रिक्शन पे नहीं जाते हैं, मे बी कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं है, चलो एक पुली लगा दिया, ये इसका रस्सी है, मे बी यहाँ पे m1 है, दिस इज योर m2, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। ठीक, कितनी बेकार मेरी ड्राइंग है। ये स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। जब ये स्ट्रिंग मासलेस है तो एवरीवेयर टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तुम्हें पता है कि ये जो बॉडी है वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इधर होगी, तो ये चाहेगा कि इसकी तरफ खींचें। स्टिल ये जो आएगा मूव करेगा किस तरफ, इस तरफ मूव करेगा, तो इसकी एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ होगी, मे बी a1 a2। चलो a1 a2 में नहीं पढ़ने वाले हैं। नाउ आई वांट टू से दैट तुम बॉडी स्टैटिक केस में आ जाओ। इन स्टैटिक केस तो ऑब्वियसली सिस्टम का जो वो होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो क्या होगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा, है ना। चलो भाई ठीक है, यानी कि a1 एंड a2 इज इक्वल टू 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं बोलूंगा क्या a1 और a2 दोनों सेम या ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है जितना नीचे आएगा वो क्या होगा, उतना ऊपर आएगा, बिकॉज कोई भी फोर्स, क्योंकि ये मासलेस है, ओके, ये क्या है, मासलेस है, इसका फोर्स लेंथ के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यहां टेंशन यहां टेंशन, तो यहां जो फोर्स है वो सेम है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी जिस एक्सेलरेशन से ये आएगा उस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, या ये अगर नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो फॉर देम द एक्सेलरेशन इज सेम। अब मैंने ये कहा और उसके बाद कहा कि चलो इक्विलिब्रियम केस में सॉल्व करते हैं। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दिस इज योर mg, नीचे लग गया, दिस इज योर वेट, मे बी w2। अब ये नॉर्मल फोर्स एक इस तरफ लगेगा, लग गया, इसको वेक्टर को बैलेंस करेगा इस तरफ, और एक चीज जो एक्सेलरेशन इस तरफ है तो वो इस तरफ को आ गया। मैंने कहा था ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा थीटा। ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इस तरफ कितना देगा mg cos थीटा देगा, ये इस तरफ कितना देगा mg sin थीटा देगा। गुड।
ये तो भाई सिंपली इसे बैलेंस करेगा। तो इस केस में देखते हैं, M1 के केस में देखते हैं, मे बी दिस इज योर M1, दिस इज योर M1, दिस इज योर M1। तो M1G साइन थीटा माइनस टी, इससे ले लिया मैंने माइनस टी, एंड इट्स इन इक्विलिब्रियम, सो वी से दैट इट्स जीरो। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए यहां पे देखते हैं, ये जो वेट है इसका बैलेंस किसके साथ कर रहा है, टी के साथ कर रहा है। तो टी माइनस वेट W2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां हम लिखेंगे M1G साइन थीटा इज इक्वल टू टी, और t इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे एंड t इज इक्वल टू M2G। टेंशन इक्वल है, तो ये जो फोर्स आया वो फोर्स इस फोर्स के बराबर हो गया। तो ये कह रहा है ये M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M2G। अब इसमें अगर दोनों इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का रेशियो मेरे पास आ जाएगा M2 बाई M1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये कह रहा है कि अगर आपको एक इक्विलिब्रियम केस है, अगर आप चाहते हो कोई भी जो एक्सीलरेशन है ये ना हो, तो आप क्या करो, इस प्लेन का जो डिजाइन है, इस प्लेन का जो एंगल है वो इस तरह से रखो कि कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। देखो देयर इज नो एनी फोर्स, बट ये ऑब्जेक्ट तो इस तरफ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट तो इस तरफ आएगा। M1 और M2 दोनों सेम नहीं है। M1 और M2 दोनों सेम होते तो यहां पे क्या आता, 1 आता, थीटा इज 90 डिग्री आता। ठीक, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पर मैंने ये कहा कि साइन थीटा इज क्या हो गया, अब रेशियो हो गया M2 बाई M1 का। ध्यान रहे बात। तो डिफरेंट M2 और M1 के लिए तुम्हारी जो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। और यहां एक बात, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, चाहे तुम थीटा में कुछ भी पुट कर दो। तो M2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन M1। अगर M2 2 हो गई, M1 1 हो गया, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2। फॉर कोई भी एंगल के लिए साइन थीटा क्या वैल्यू क्या होगा, 2 तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैक्सिमम ये वैल्यू दे सकता है वो है 1 मैथमेटिकली। अगर यहां M2 बाई M1 है तो ये बोलता है कि तुम्हारे पास तुम इसे डिजाइन ही नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा कोई प्लेन ही नहीं ला पाओगे जिससे तुम ये प्रोड्यूस कर सको कि तुम इसे इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ थिंग इन मैथमेटिकली। सो M2 ऑलवेज हैज टू लेस देन M1। M2 अगर लेस देन M1 होगा तो वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। और मेरे को पता है 1 से साइन थीटा की कोई भी वैल्यू क्या होती है, 1 या 1 से छोटी होती है। तो थीटा इज रियल, और थीटा तुम्हें कोई भी वैल्यू बिठा दो उसको मिल जाएगा। इस केस के लिए तो काम कर जाएगा, अदरवाइज फिर काम नहीं करेगा। चलो, ये मैथमेटिकली हमने सीखा स्टैटिक केस के लिए। स्टैटिक में इसलिए एम्फसाइज करता हूं कि देयर आर सो मेनी टाइम यू डोंट, अगर तुमने सिर्फ एक्सीलरेशन निकाल लिया तुम्हें उसका टेस्ट नहीं मिलेगा। कुछ स्टैटिक केस के लिए भी देखो कि कोई चीज़ रुका हुआ है तो कोई चीज़ रुका हुआ कैसे है, क्यों है, और कैसे कैसे चीज़ें हो रही है तब वो रुकी हुई है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें स्टैटिक केस समझ में आती है तो जहां जीरो है वहां क्या करना है, वो सिर्फ तुम्हें देगा MA लिखना है, बस वो ऑब्जेक्ट और उस पर कितना एक्सीलरेशन हो रहा है। दैट्स अ सिंपल थिंग वी हैव टू डू। सो वी लर्न a beautiful thing. Now again we want to learn something different कि अगर मेरे पास पुली है, for an example I have this pulley, let's say this is M1 and again this is M2। पुली भी मेरा क्या है, मासलेस है, और ये टेंशन भी क्या है, सॉरी टेंशन है, जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। ये वेट नीचे की तरफ लगेगा W1, ये वेट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लगेगा W2। W2 इज बैलेंस्ड बाय T1, और मैं ये कह रहा हूं कि W2 इज ग्रेटर देन W1। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम केस कहां से आ सकता है। तो W2 विल बी इक्वल टू T, और W2 माइनस T इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली T माइनस W1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन, बिकॉज यू नो लाइक अगर ये इधर जा रहा है तो ये वेक्टर ज्यादा बड़ा होगा इस वेक्टर से, इसलिए मैंने ये लिखा कि W2 का जो मैग्नीट्यूड को बड़ा है वो माइनस T से। देयरफॉर मैंने इस इक्वेशन को इस वे से लिखा।
ध्यान देना। और इसमें अगर एक्सेलरेशन तुम दे दो बस ma लिखना है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है मे बी m2 है, ये m1 है, तो कुछ नहीं करना तुम्हें। स्टैटिक केस में तुम w2 इजिकल t लिख दो, t इजिकल w1 लिख दो, दैट्स फाइन, नोबडी विल आस्क यू तो क्या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो w2 क्या हो जाएगा w1। तो ये स्टैटिक केस कब आएगा, जब इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बराबर होगा, तभी तुम्हें कोई भी मोशन नहीं मिलेगा। देन यू कैन से दैट देयर इज एन स्टैटिक केस। otherwise you will always find that there would be some acceleration, या तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा या तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। ओके, so this is the way we can do it, we deal with this kind of thing। well so any problem बच्चों, कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो नीचे मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उसमें तुम मुझे ईमेल करना और देन आई विल सॉर्ट इट आउट, विल फाइंड आउट समथिंग इंटरेस्टिंग थिंग। Now there one more interesting problem I would like to share with you for tonight, and this is the last problem, and then in my next video we will deal about acceleration, the dynamical case we will deal about. Okay, very interesting. This question is very interesting. You know why? Because we used to play with these kind of things too much. तो एक मैंने सरफेस लिया जो फ्रिक्शन नहीं है, इसमें स्मूथ है, और ये मेरा दो सर्कल लिया, ठीक है ना, दो बॉल ले लो। दो बॉल लेने के बाद तुम क्या करो, कोई स्टिक से हमें खेलना है, तो हमारे पास पहले ट्रायंगल होता नहीं था, लेकिन अभी शायद तुम्हारे पास ट्रायंगल भी हो। तो मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ पे कोई 3 स्टिक ले लिया, 3 स्टिक को मैंने इस तरह से जोड़ लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो साइड है दोनों सेम है, और ये जो ट्रायंगल है मे बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। साइड उसकी L है, ये साइड L है, ये साइड L है। ओके गुड। तो अब क्या करेगा, ये चाहेगा, ये इस पे क्या करेगा, दबाव डालेगा। मे बी इसका जो मास है, आई थिंक लेट्स से दिस इज योर m, तो इसका जो डेंसिटी है, मैं ये कह देता हूं डेंसिटी, suppose the density is sigma. Sigma means sigma is equal to mass over area। जो डेंसिटी है वो क्या है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी है, सिग्मा इज इक्वल टू मास ओवर एरिया। तुम्हें पता है डेंसिटी मे बी एरिया डेंसिटी हो सकता है, या फिर जो डेंसिटी होगी रो, विच इज मास ओवर वॉल्यूम। मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वॉल्यूम, या मास डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एरिया। तो अब मैं यहां एस्यूम करता हूं कि डेंसिटी मेरा क्या है, सिग्मा है। वेरी गुड। और ये किसकी सिग्मा है, वो इसका है। अब ये जो दोनों बॉल है उसका जो रेडियस मैंने लिया, दिस इज योर आर, दिस इज योर आर, दोनों का रेडियस है। अब तुम्हें बताना है कि ये जो तुम कितना फोर्स यहां डालोगे, इन दोनों के बीच कितना फोर्स डालोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो गिरे नहीं। बिकॉज तुम जानते हो कि इसका जो क्या है, कोई इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा। जैसे ही वो नीचे की तरफ लगेगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे या इसको उधर लुढ़काएगा, उसको उधर लुढ़काएगा। अब मेरे को लुढ़काना नहीं चाहिए, मैं चाहता नहीं हूं कि तू इधर जा, तू इधर जा, मैं चाहता हूं कि तुम बस बीच में बटे रहो। तो तुम अपने हाथ से 2 बॉल पकड़ लिया और बस उसे लगा दिया, और एक बंदे ने वो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है उसको दे दिया। मे बी इसके ऊपर तुम रेक्टेंगल खड़ा कर दो, कुछ खड़ा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। अब तुम्हें पता तो है नहीं, तुम्हारे आईज में तो कोई आयरन मैन का वो लगा हुआ नहीं कि जारवी से तुम्हारे पास AI लगा हुआ नहीं है जो तुम्हें बता देगा कि भाई इतना फोर्स लग रहा है। देन यू हैव टू कैलकुलेट इट, यू नो, you have to calculate how much force you are applying by your hands to make things not dynamical. Very good. Density is equal to sigma. Okay, cool. तो ये जो फोर्स लग रहा है तुम देखना, ये हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है। अब मैंने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो इसके सरफेस पे क्या है, हैंग है, इसके सरफेस पे लटका हुआ है, तो जो सरफेस पे लटका हुआ उस पर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स देगा। और ये इट्स काइंड ऑफ टेंजेंट, जो इस पे नॉर्मल होगा वो क्या होगा, ये जा रहा है जनरली इसके सेंटर से। सिमिलरली दिस थिंग विल बी लाइक दिस। तो मेरी ड्राइंग खराब है तो उसको ये मत सोचना। तो ये जो लेंथ है इसका, सपोज ये लेंथ है, तो ये हो गई तुम्हारी नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल विल इक्वेट विद दिस थिंग। सिमिलरली इस पे तो नॉर्मल इधर है। अब तुम देखना कि इसका जो मास है, ये दोनों का हैंगिंग पॉइंट है, तो मास जनरली क्या होगा, दिस इज योर mg, है ना।
मास को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस m इज इक्वल टू m बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू m ओवर ए, देयरफॉर m इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। तो वेट जो मैं लिखूंगा, वेट इज इक्वल टू मास टाइम्स g, देयरफॉर सिग्मा a इनटू g। a इज योर एरिया। तो वेट जो हो गई तुम्हारे इस ट्राइंगल की, विच इज नथिंग बट सिग्मा a g। सिग्मा हो गई, a हो गई और g हो गई। अब मेरे को पता है कि ये जो बैलेंस कर रहा है, ये जो वेट है, ये वेट क्यों लग रहा है, ये जो दूसरा एक साइड है और ये जो साइड है, इसके वजह से लग रहा है। इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो n इस तरफ लग रहा है, n इस तरफ लग रहा है। अब तुम ये देख लो कि ये सपोज कोई एंगल पे, इट इज थीटा, ओके, तो ये ऐसे बन रहा है, ये नॉर्मल फोर्स यहां गया, दैट इज योर थीटा। तो इस डायरेक्शन में कुछ होगा, फ्रॉम दिस डायग्राम। सिमिलरली ये जो n है वो क्या लगेगा, इस डायरेक्शन पे कुछ है और फिर इस डायरेक्शन में कुछ होगा। मुझे पता है दिस इज योर n cos थीटा, दिस इज योर अगेन n cos थीटा, और ये हो जाएगी n sin थीटा, दिस इज अगेन योर n sin थीटा। नाउ दिस n sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ दिस। ये जो n sin थीटा है वो क्या कर रहा है, वो वेट को इसका बैलेंस कर रहा है। और n cos थीटा क्या है, दिस अमाउंट ऑफ फोर्स, n cos थीटा, n cos थीटा। और ये क्या कर रहा है, इस पे भी फोर्स लगाना है, इस पे भी फोर्स लगाना है। तो दिस f इज नथिंग बट n cos थीटा, ये आ गई। और n sin थीटा, 2n sin थीटा इज नथिंग बट योर w, क्योंकि ये दोनों फोर्स, ये दोनों नॉर्मल फोर्स है, वो क्या कर रहा है, इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, f इज इक्वल टू n cos थीटा, 2n sin थीटा इज इक्वल टू w। तो अब मेरे को फाइंड आउट करना व्हाट इज माय n, बिकॉज तभी मैं बता सकता हूं कि तुम्हारा फोर्स इन दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, तुम्हारे फोर्स कितना देना पड़ेगा। देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज माय n। और n जो आएगा वो कहां से आएगा, वो यहां से आएगा, 2n sin थीटा इज इक्वल टू w। और w इज इक्वल टू क्या मैंने लिखा, सिग्मा a इंटू जी। यहाँ सिग्मा मेरे को पता है, जी पता है, लेकिन मेरे को एरिया निकालना है। एरिया इज नथिंग बट व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। थोड़ी मैथमेटिक्स है बट टेंशन ना लो। तो तुम्हें पता चला फोर्स निकालने के लिए n cos थीटा, n मेरे को फाइंड आउट करना है, जिसे फाइंड आउट करेंगे हम इस इक्वेशन से। n इज 2n sin थीटा इज इक्वल टू w, और w कहां से निकालेंगे, सिग्मा a g, और a इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि मैंने दे रखा डेंसिटी इसकी क्या है। अब इसकी एरिया जो है ज्योमेट्री डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा ज्योमेट्री ले रखा है। तो भाई चलो ठीक है, इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। मैं भूल जाता हूं, तो जरा याद दिला देना मुझे। ये रहा मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो मैं ये क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा। मे बी ये कोई क्या होगा, ये कोई एंगल है, मुझे को पता नहीं अभी एंगल क्या है, एंगल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर ये कंप्लीट मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो यू नो एरिया इज नथिंग बट हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। Now our job is to find what is your base, what is your height. ओ भाई, अब मुझे पता है ये जो है, ये साइड क्या है, L है, ये जो साइड क्या है वो L है। वेरी गुड। अब अगर मेरे पास बेस निकालना है मुझे, तो अगर मेरे पास ये जो एंगल है ये किसी तरह से पता हो जाए, मे बी दिस इज बीटा, ये पता हो जाए, तब मैं क्या कर सकता हूं, इसे लिख सकता हूं L साइन बीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस ओवर दिस हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर L sin बीटा, दिस विल बी L sin बीटा, और जो हाइट होगा वो क्या होगा, L cos बीटा। तो हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, L cos बीटा। तो आवर जॉब इज टू फाइंड व्हाट इज माय बीटा, क्योंकि थीटा तो यहां से आया। अब मेरे को पता करना है कि जो ये बीटा है वो क्या होगा। तो बीटा फाइंड आउट कैसे करें, क्या ये सिंपल है या फिर इंटरेस्टिंग है, देखते हैं यहां पे। अब देखो ये जो नॉर्मल फोर्स गया वो क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर होगा किस पे, इस पे। फिर ये जो नॉर्मल फोर्स है वो गया किस पे, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। ओके, तो मे बी यहां कोई सेंटर है इसका, यहां कोई सेंटर है इसका। अब तुम देखो ये कैसा बना, ध्यान देना तुम भाई, यहां चले जाओ। लेट मी जस्ट यूज डिफरेंट कलर। वेरी गुड, दिस इज गाय, दिस वन, दिस गाय इज लाइक दिस। ये है थीटा, ये है थीटा।
दिस इज योर 90, दिस इज योर 90। अब ये कितना बनेगा? अब तुम देख रहे हो ये क्या कर रहा है, एक ये दिस एंगल और ये दिस एंगल, ठीक, और फिर ये दिस एंगल। इतना सारा एंगल है, तो अब हम क्या करेंगे भाई? इतना सारा एंगल नहीं है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं। 1 2 और ये 3। मेरे को पता नहीं ये क्या है, ये मैं सपोज कर ले x, तो ये ट्राइंगल बन रहा है। पहले ही बात तो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। ये ट्राइंगल x आ गया। अब जरा ध्यान से देखने पर मुझे पता चल रहा है कि ये एक चतुर्भुज मिस क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। हाँ, कुछ ना कुछ इस तरह से तो होगा। अब मेरे को पता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो 1 2 3 4, इसको पूरा लिख लो 2 बीटा, ठीक है। ये बीटा था, ये बीटा था, तो 2 बीटा हो गया। ओके, तो मैं क्या कहूंगा इसे, x प्लस ये हो गई 90 प्लस एक था बीटा 2 बीटा बन गया, फिर एक है 90 इज इक्वल टू, वाओ, x मेरा क्या था जी, ये कंप्लीट x था ना, हाँ, इज इक्वल टू 360 डिग्री। x मेरे पास क्या है, 180 माइनस 2 थीटा। ये 90 क्या है, 180 प्लस 2 बीटा 360। 180 360 कैंसिल, सो 2 बीटा इज 2 थीटा, हैंस बीटा इज थीटा। तो ये जो बीटा आया तुम्हारा वो एक्चुअली में क्या है, थीटा है। समझ आया कैसे निकाला मैंने एंगल? नहीं समझ आया तो फिर से रिवाइंड कर लेना और फिर समझ जाना कि थीटा कैसे निकाला। दोबारा बोलने का फायदा नहीं होगी, लाइव क्लास तो है नहीं। ओके, तो अगर ये थीटा हो गया तो ये बीटा के बदले क्या आ जाएगा यहां, साइन थीटा, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और ये वहां से जो ये हाइट मैंने लिया क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो एरिया इज इक्वल टू नथिंग बट हाफ बेस एल साइन थीटा। एल साइन थीटा इज 2l साइन थीटा इंटू एल कॉस थीटा। तो जो एरिया है मेरा आ जाएगा एल स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आया समझ में? हमारी फिजिक्स वहीं तक खत्म हो चुकी थी, ठीक है। ये सिंपल मैं क्या कर रहा हूं कि तुम्हें वेट निकालने ही कर रहा हूं। तो वेट इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए इंटू जी, सिग्मा इंटू एरिया मेरा क्या था, ये वाला था एल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। देखोगे क्या, लिख लेते हैं एक बार। अब ये जो वेट था वो इक्वल किसके कर रहा है, 2n साइन थीटा के कर रहा है ना, हाँ, ये कर रहा है इक्वल 2n साइन थीटा के। छोटा बोर्ड होने पर यही बड़ा नुकसान होता है। देखो मैं ले रहा हूं बोर्ड बहुत जल्दी, एक और बोर्ड। तो n साइन थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। देयरफॉर n इज इक्वल टू सिग्मा एल स्क्वायर जी कॉस थीटा ओवर 2। नाउ फोर्स इज इक्वल टू n कॉस थीटा, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स था मेरा। देयरफॉर n इज नथिंग बट सिग्मा एल स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो इतना सारा फोर्स एक तरफ इधर लगाओ हाफ, एक तरफ इधर लगाओ, दोनों में लगे 2 बन गया सिग्मा एल स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक तरफ का फोर्स इतना, एक तरफ का फोर्स इतना लगाओगे तो ये जो होल सिस्टम है इतना मिनिमम फोर्स है। ये जो होल सिस्टम है वो तुम्हारा क्या होगा, कभी गिरेगा नहीं, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो देखा, इसीलिए मैं कहा कि डायनेमिकल केस तो डायनेमिकल केस है, बट स्टैटिक केस को भी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता देता हूं ये इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखा कि एक आइडिया दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं और कौन सा वेक्टर किसको इक्वेट कर रहा है, वो हो गया जो फ्री बॉडी डायग्राम से मेरे को समझ में आ गया। नाउ सेकेंडली, एक जो मैथमेटिक्स था वो मैथमेटिक्स कैसे किया, मीन्स कि एक जो ट्राइंगल का जो ये जो वो था, आई मीन एरिया मैं कैसे निकालूंगा। एरिया निकालने के लिए मुझे ये एंगल निकालना पड़ा। तो दिस इफ यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ ज्योमेट्री, और नहीं समझ में आता है तो फिर भी सोचने की कोशिश करो, अगर तुम समझ जाओगे देन इट्स कंप्लीटली इजी टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो न्यूटन के जो सेकंड लॉ है उसमें कुछ नहीं है, उसमें बस ये देखो कोई भी बॉडी पे कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, उन फोर्सेस को क्या करो, इक्वेट करो
ओके वो जब फोर्स तुमने इक्वेट कर दिया, देन अगर डायनेमिकल केस है इज इक्वल टू लिखना है वो मास इनटू एक्सेलरेशन, और डायनेमिकल केस नहीं है तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर तुमने वो कर लिया देन इट्स नथिंग, जस्ट डू ऑल द मैथमेटिक्स, डू ऑल द फन। और आई डोंट थिंक सो, अगर तुम मैथमेटिक्स पे थोड़ा भी अगर क्लास 10th और 9th के मैथमेटिक्स पे काम कर लोगे, ज्योमेट्री पे या फिर लिटिल बिट ऑफ एल्जेब्रा